भारत की आर्थिक कहानी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो 70 साल लंबा चला एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसे नए नवेले देश की कहानी जिसने अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए एक जोखिम भरा रास्ता चुना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1950 का दशक। एक नया नया आज़ाद हुआ देश बंटवारे के जख्मों से अभी उभर ही रहा है और सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी है। 36 करोड़, जी हाँ, 36 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर कैसे निकाला जाए। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। और इसी सवाल के जवाब में 1951 में भारत ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्रयोग शुरू किया, जिसका नाम था पंचवर्षीय योजनाएं। यही वो रास्ता था जिसे देश ने अपनी किस्मत बदलने के लिए चुना था। तो इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है राष्ट्र निर्माण से। दौर था 1950 और 60 का, जब देश की बुनियाद रखी जा रही थी। एक ऐसा दौर जब फोकस था खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों तक का सफर तय करने पर। तो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य बहुत ही सीधा और जरूरी था। देश का पेट भरना है, इसलिए सारा का सारा जोर खेती और सिंचाई पर डाला गया, एकदम बेसिक्स पर। और इसी सोच का नतीजा थे भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध, जिनकी नींव रखी गई। इन्हीं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अच्छा, तो देश का पेट भरने की कोशिश तो शुरू हो गई। अब फोकस शिफ्ट हुआ आत्मनिर्भरता पर। और दूसरी योजना में तो स्ट्रैटेजी मतलब बिल्कुल 180 डिग्री घूम गई। इसको नाम दिया गया महालनोबिस मॉडल। आइडिया ये था कि असली आज़ादी तो तब मिलेगी जब हम अपनी ज़रूरत की मशीनें खुद बना पाएंगे। इसलिए जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, स्टील, मशीनरी, मतलब वो उद्योग जो बाकी उद्योगों को जन्म देते हैं। और सुनिए, ये सब सिर्फ कागज पर की गई प्लानिंग नहीं थी, इसका असर जमीन पर दिखा। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, यहाँ सोवियत यूनियन, यूके और वेस्ट जर्मनी की मदद से विशाल स्टील प्लांट खड़े किए गए। और यही नहीं, देश में पहली बार ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जैसे प्रोडक्ट्स बनने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और तीसरी योजना में महत्वाकांक्षाओं का सामना हुआ एक कड़वी हकीकत से। टारगेट रखा गया था 5.6% की ग्रोथ का, और हम पहुंचे कहां? सिर्फ 2.4% पर, मतलब आधे से भी कम। वजह? क्योंकि इसी दौरान देश को दो युद्ध लड़ने पड़े, चीन और पाकिस्तान के साथ, और ऊपर से एक भयानक सूखे ने तो जैसे कमर ही तोड़ दी। सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। तो इस बड़े झटके के बाद प्लानिंग की सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ रेट के नंबरों पर नहीं था, अब जोर दिया जा रहा था सामाजिक लक्ष्यों पर। यह दौर था गरीबी और आत्मनिर्भरता का। तो इस नए दौर की रणनीति क्या थी? देखिए, चौथे प्लान में पिछले झटकों से सबक लेकर स्थिरता पर जोर दिया गया। इसी के तहत 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बहुत बड़ा कदम था। फिर आया पांचवां प्लान, जिसमें पहली बार सीधे सीधे गरीबी पर हमला बोला गया। गरीबी हटाओ, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक नीतिगत बदलाव था। और छठे प्लान तक आते आते हमारी बंद अर्थव्यवस्था की दीवारों में पहली दरारें दिखने लगी और उदारीकरण की एक धीमी शुरुआत हुई। और इस पूरे दौर की सोच को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: विकास जरूरी है, लेकिन सिर्फ विकास ही काफी नहीं है। मतलब एकदम साफ था कि ग्रोथ का फायदा जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचता, तब तक वो विकास अधूरा है। और फिर आया वो दौर जिसने भारत की आर्थिक कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बहुत बड़े संकट के बाद उदारीकरण का दौर, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के, कह सकते हैं, ताले ही खोल दिए। साल था 1991 और हालात आप समझिए बेहद नाजुक हो चुके थे। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार में कितना पैसा बचा था? सिर्फ 1.2 अरब डॉलर। ये इतना कम था कि हम सिर्फ 3 हफ्तों का जरूरी सामान बाहर से मंगा सकते थे। सिर्फ 3 हफ्ते। देश सचमुच दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। तो इस संकट से बाहर निकलने के लिए 1991 में 3 बड़े बुनियादी सुधार किए गए। पहला था उदारीकरण, जिसने अर्थव्यवस्था के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए। दूसरा अविनियमन, जिसने लाइसेंस परमिट के उस जटिल जाल को हटाया जिसे लाइसेंस राज भी कहते थे। और तीसरा वैश्वीकरण, जिसने भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा। और इन सुधारों का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर था। जरा 8वीं योजना के इन आंकड़ों को देखिए। लक्ष्य था 5.6% का और हासिल हुई 6.8% की विकास दर। कई दशकों में यह पहली बार था जब भारत ने अपने लक्ष्य को न सिर्फ छुआ बल्कि उसे पार भी कर लिया। ये एक साफ संकेत था कि नई दिशा सही थी।
तो चलिए अब इस योजना युग के आखिरी दौर में चलते हैं। यहाँ चुनौती अब दोहरी थी। एक तो तेज विकास दर को बनाए रखना और दूसरा ये पक्का करना कि इसका फायदा समाज में सब तक पहुंचे। इसी को कहा गया समावेशी विकास। और 11वीं योजना ने तो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। सोचिए 2008 की वैश्विक मंदी के बावजूद औसत विकास दर 8% रही, जो एक रिकॉर्ड था। लेकिन जैसा कि हमने बात की, इस योजना का मुख्य मकसद सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देकर इसे समावेशी बनाना था। और फिर एक युग का अंत हो गया। 1950 में बना योजना आयोग 2014 में भंग कर दिया गया। 2015 में इसकी जगह ली नीति आयोग ने, जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। और 2017 में 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना भी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। तो इस 70 साल लंबे सफर का आखिरी रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? इस बड़े प्रयोग ने आखिर क्या हासिल किया और कहां-कहां कमी रह गई? तो नतीजा क्या रहा? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 12 में से 8 योजनाएं, मतलब 2/3 योजनाएं अपने ही तय किए गए विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाईं। इससे एक बात साफ होती है, हमारी योजनाएं अक्सर उम्मीदों पर ज्यादा और हकीकत की जमीन पर शायद थोड़ी कम टिकी होती थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ नाकाम रहा। सिक्के के दो पहलुओं की तरह इसकी भी दो तस्वीरें हैं। एक तरफ देखें तो हमने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल की, एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाया और साक्षरता और स्वास्थ्य में बड़ी तरक्की की। लेकिन दूसरी तरफ जॉबलेस ग्रोथ, यानी बिना रोजगार का विकास, अलग अलग राज्यों के बीच गहरी होती आर्थिक खाई और लगातार बनी हुई गरीबी जैसी बड़ी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का वो दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वो बुनियादी सवाल आज भी वैसे ही कायम हैं। तेज विकास कैसे हो और उसका फायदा समाज के हर तबके तक कैसे पहुंचे? भारत की आर्थिक कहानी का अगला अध्याय अब लिखा जा रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसा होता है।